नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और द केरला स्टोरी लगातार सुर्खियों में बने हुए, क्योंकि पहले आपने देखा किस तरह से उसके कंटेंट पर विवाद हुआ। अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। पहले ये खबर आई कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया है। उससे पहले तमिलनाडु में जो मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर्स थे, उन्होंने अपनी मर्जी से, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से उन्होंने फिल्म को हटा दिया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। तो सोचने वाली बात, एक फिल्म जिसका नाम द केरला स्टोरी, और उस पर हो रही है पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स पर डिटेल में बात करने के लिए और इसके कंटेंट पर भी विवाद रहा है, उस पर भी बात करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और मुस्लिम एक्टिविस्ट अंबर जैदी हैं। अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग। बहुत 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 शुक्रिया दीदी जी, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। बहुत खुशी हो रही है इस तरह थैंक्स। आपके साथ बैठ के। थैंक यू। अंबर, पहला सवाल तो सोचो जरा, एक फिल्म है और उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा लग रहा है ये फिल्म जो है अखाड़ा बन गई है बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के बीच। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। जब से हमने देखा है केरला फाइल फ़िल्म का टीज़र आया था, तभी इस तरह की वो कवायद है वो शुरू हो गई थी। लोग दो खेमों में बँट गए थे कि ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा है और जब भी हमारे देश में सच को दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उस पर राजनीति होती है और ये कोई पहली बार नहीं है। कश्मीर फाइल्स की हम बात करें, तो कश्मीर फाइल के वक़्त भी किस तरह से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर आप वैसे भी देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में अलग-अलग हमने देखा कि किस तरह से इसको एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म उसको घोषित करने की कोशिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो उनके जिनके तार भारत से और विदेशों तक जुड़े हुए हैं, तो वो लगातार इस फ़िल्म को किस तरह से प्रोपेगेंडा घोषित करने की कोशिश गई, वो अब फिर केरला स्टोरी के साथ हो रहा है। सवाल ये है कि भारत के जब हम इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं अदिति जी, तो सबसे ज़्यादा फ़िल्में इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं और किस-किस तरह की फ़िल्में प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह का कंटेंट एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे यहाँ पर परोसा जाता है, हम सब देखते हैं। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता, अलग-अलग धर्म के लोगों को किस तरह से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, भारत की संस्कृति और बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि धर्म को किस तरह से दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की जाती है, तब किसी को ऐतराज़ नहीं होता और ना ही कोई कोर्ट पहुँच जाता है। लेकिन जब जब सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है फ़िल्मों के माध्यम से, तो सो कॉल्ड लिबरल्स सड़कों पर उतर आते हैं और बड़े-बड़े नेता, सीएम्स यहाँ तक कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग बंद कर देते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में एक फ़िल्म को किस तरह से बैन किया जाता है सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने के नाम पर। मैं ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने फ़िल्म की स्क्रीनिंग को बैन कर दिया, वेस्ट बंगाल में फ़िल्म दिखाने से मना किया। ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आप टीवी डिबेट्स में देखिए, जितने भी कांग्रेस और इस तरह की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो एक ही इसमें लॉजिक और एक ही रीज़न दे रहे हैं कि इस तरह की फ़िल्मों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आपने देखा कि जब महिलाओं की बात हुई ट्रिपल तलाक पे, हम सब ने कितनी लड़ाई की और हमसे पहले जब आप 2-3 दशक पहले चले जाएँ, शाह बानो एक महिला जो बुज़ुर्ग थी, जो अपने गुज़ारे भत्ते के लिए कोर्ट पहुँची थी। उसको उसके हक से दूर रखने के लिए, वंचित रखने के लिए लाखों की संख्या में लोग इंडिया गेट पहुँचे थे। तो जब महिलाएँ अपने हक के लिए उठ रही हैं और ये इस पूरी फ़िल्म में भी महिलाओं की ही बात है, भारत की बेटियों की बात है। अगर हम सच नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो मुझे लगता है सामाजिक सौहार्द और कौन से सौहार्द की आप बात करते हैं? केरला में सिर्फ़ केरला की ही बात नहीं करी, जबकि जब फ़िल्म का टीज़र आया जिसमें 32,000 लड़कियों की बात की गई, तो आप चलिए 32,000 नहीं, आप 2,000 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए। हालाँकि अदिति जी, सच्चाई ये है कि हर साल कम से कम 2,500 से 3,000 लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार होती हैं, जिनको आईएसआईएस में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है और ये रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजेंसीज़ ने क्यों कुछ नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ भी हैं, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो जब ये 2008-9 में केरला से इसकी शुरुआत हुई थी और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया गया था, जिनका मास कन्वर्जन हुआ था, जिसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने उनके इस मामले को एड्रेस किया था और उसके बाद केरला को हाई कोर्ट में ये मामला पहुँचा था। उसके बाद
एनआईए ने भी इसको इस पे रिपोर्ट कोर्ट ने माँगी थी एनआईए से रिपोर्ट, तो उसमें सारी चीज़ें दर्ज हैं और एनआईए ने भी ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि किस तरह से एक ही पैटर्न पर लड़कियों को टारगेट किया जाता है एक मेंटोर के द्वारा, किस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, नॉन मुस्लिम को उनको कन्वर्ट किया जाता है धीरे-धीरे, जो वल्नरेबल लड़कियाँ होती हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, फिर धीरे-धीरे उनको ये बिलीव कराया जाता है कि आईएसआई में जो सेक्स स्लेवरी है, वो एक बहुत पायस काम है और वो एक खिदमत के लिए जा रही हैं। तो और उसके प्रमाण भी है, अफ़गानिस्तान की जेल में कई सारी लड़कियाँ आज भी हैं और उनको अफ़गानिस्तान ने अभी भी नहीं रिहा किया है। और जिन 3 लड़कियों की कहानी द केरला स्टोरी में है, उनमें से 1 लड़की मर चुकी है और 2 लड़कियाँ अभी भी ज़िंदा हैं और फ़िल्म की स्टार कास्ट और क्रू पूरी उनसे मिली है। तो सवाल ये आता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री, जब हमने देखा कि कर्नाटक इलेक्शन में मोदी जी ने भी इस फ़िल्म के बारे में बात की, तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री किस तरह से एक फ़िल्म को प्रमोट कर सकता है। सवाल या ये बात फ़िल्म की नहीं है, यहाँ पे बात है इस देश की महिलाओं की, इस देश की बेटियों की और एक वो बहुत बड़ा खतरा, वो आतंकवाद का नया पैटर्न, जिसको मुझे लगता है कि आज वो ताकतें भी आइडेंटिफ़ाई कर चुकी हैं। मेरा इशारा है यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स लगभग 3 दशक से एक्टिव रहा है और पिछली सरकारों से लोगों ने बहुत गुहार लगाई कि यहाँ पर जो वल्नरेबल लड़कियाँ हैं 14 से 21 साल की, उनको टारगेट करके उनको ग्रूमिंग गैंग उनको टारगेट करता है, उनको आईएसआई में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है। आज की जो ऋषि सुनक की सरकार है, उन्होंने इसको आइडेंटिफ़ाई किया है और अब इसके खिलाफ एक टास्क फ़ोर्स उन्होंने बनाया है ताकि वो इससे टैकल कर सके। और जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेमन, उन्होंने भी अपनी डिबेट में ये बात कही थी कि जितने भी इसके परपेट्रेटर्स हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान ओरिजिन के ब्रिटिश हैं और जिसके बाद काफ़ी बहसबाज़ी और हंगामा भी हुआ था कि टारगेट किया जा रहा है, जो कि विक्टिम कार्ड हमेशा निकल आता है। सवाल ये है कि जो आतंकवाद का नया पैटर्न है, जिससे यूके की बात करें, आप अफ़गानिस्तान की बात कर लें या आप भारत की बात कर लें। भारत में केरला एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर ये बड़ी संख्या में इस तरह के केसेज़ पाए जाते हैं। हालाँकि और भी राज्य हैं, लेकिन केरला एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर लगातार ये संख्या बढ़ती गई है और इसके पीछे के बड़े रीज़न हैं क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग ऐसे मुल्कों में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, जहाँ से उनको ब्रेन वॉश करना, उनको इस तरह से मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है और ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी है। मुझे लगता है कि जब अब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, क्योंकि इसके पीछे जो बड़ा मकसद है अदिति जी, वो यही है कि भारत की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके और जो पीएफआई का मिशन 2047 डॉक्यूमेंट जो कुछ दिन महीने पहले रिवील हुआ था पीएफआई के बैन से पहले, तो इसका बड़ा उद्देश्य यही है कि भारत को जो ग़ज़व हिंद की बात की जाती है या भारत को फ़तेह करने की बात की जाती है, इसका पीछे का बड़ा मकसद यही है और मुझे लगता है जो मोदी जी ने बात कही है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, चाहे महिलाओं की बात हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो। इस पर मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस फ़िल्म के बचाव में वो उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं उतरना चाहिए था। प्रियंका गांधी हैं, जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, लेकिन जब केरला की लड़कियों की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो इस तरह से आप आतंकवाद को ढाल बना लेते हैं अपनी राजनीति का, जो कि बहुत शर्म की बात है। आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अंबर, जो अभी आपने हाईलाइट किए, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल डिबेट से शुरुआत की है, तो उसी का एक बिंदु जो आपने उठाया, अभी आपने भी ममता बनर्जी का जिक्र किया, मैंने भी अपने शुरुआती जो स्टेटमेंट था उसमें किस तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है फिल्म को, उसका जिक्र किया। मैं जो आपने बहुत सीरियस कंसर्न्स उठाए उन पर वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले क्या फिल्में अब एक राजनीतिक अखाड़ा बनती आपको दिखाई दे रही है? और खास तौर पर जब हम ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह की बातें कर रही हैं। जरा-सा याद करें रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंसा से पहले का उनका बयान कि मुस्लिम इलाकों से बचें, वहां जाकर हंगामा ना करें, और उसके बाद रमजान के महीने में मुस्लिम जो हैं वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। या उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में एक लंबी लिस्ट है जिसमें उन पर मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लगते रहे।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा दीदी जी और ममता बनर्जी जिस तरह से अपीज़मेंट की राजनीति करती हैं, ये तो एकदम खुला है और जो अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया वो तो अभी कुछ महीने ही पुराना है, 1 डेढ़ महीने की पुरानी बात है जब उन्होंने ये बात कही थी कि आप मुसलमानों को तंग ना किया जाए और मुसलमान एरियो से आप जुलूस और झाँकियाँ ना निकालें। तो जब एक स्टेटमेंट एक देश, एक राज्य का सीएम इस तरह का बयान देता है, तो आप सोचिए कि फिर देश में हम क्यों इस तरह के सिस्टम, इस तरह के मंत्रियों को रखें? फिर तो जनता फिर तो एकदम इस तरह का खुला हो जाएगा, सब अपनी-अपनी सुरक्षा के खुद ज़िम्मेदार होंगे। इसी तरह का एक इस तरह का तंत्र बनेगा कि सीएम क्यों है? किस लिए ये सरकार चुनी जाती है? अगर आप देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते और अगर आप ये सारी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप सत्ता में किस लिए हैं? और एक बात ये है कि जब अब हम प्रशासन की बात करते हैं, तो ये बात कहावत कही भी जाती है कि प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। अगर इस तरह की हिंसा किसी भी प्रदेश में भड़कती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की ढिलाई ज़रूर होती है। अगर प्रशासन अपनी पे आ जाए, तो कुछ भी नहीं हो सकता और वो दंगों को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, उनके हाथ से कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग निकल रहे हैं। और यहाँ तक कि अब हमने देखा था कुछ दिन पहले वीडियो सामने आई थी जहाँ पर पुलिस को पीटा जा रहा था वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ममता के राज में क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल की ये हमारे सामने है और लगातार वो मुसलमानों के अपीज़मेंट की राजनीति करती हैं। लेकिन वही है अदिति जी कि अपीज़मेंट की राजनीति में आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप राजनीति को चुन रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गिरी हुई राजनीति कोई हो ही नहीं सकती है। अंबर जी, अभी आपने जो कुछ पॉइंट्स उठाए उसमें जो बहुत अहम बिंदु जो तुष्टीकरण की राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रशासन अगर ठान ले, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एक्चुअली जब मैं आपकी बात सुन रही थी, तो मेरे ज़हन में भी वही थॉट आ रहा था और थॉट यही है कि क्या फ़िल्में भी अब अखाड़ा बन जाएँगी? बीजेपी शासित राज्यों में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फ़िल्मों को रिलीज़ होने दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपने वोट बैंक को कैटर करने लगेंगी फ़िल्मों के माध्यम से। और दूसरा, ये प्रशासन इतना लाचार कैसे, कब से होने लगा? मुझे याद है पद्मावत को जब रिलीज़ किया गया था, तो पुलिस का इंतजाम किया गया था, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज किया था। और जो बात, एक और बात जो मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि अगर एक बार सेंसर बोर्ड ने दे दिया सर्टिफिकेट, सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद तो क्या कोई डिबेट बचनी चाहिए अंबर? बिल्कुल भी नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ अदिति जी कि पॉइंट यही है कि अगर वो अपीज़मेंट की राजनीति नहीं करेंगे, तो उनको उनकी सत्ता कैसे बनी रहेगी? अगर वो सच को सच बोलेंगी और गलत को गलत बोलेंगी, तो फिर उनको वोट किस तरह से मिलेंगे? जो कि ममता बनर्जी करती हैं, चलिए हम फ़िल्मों की बात कर लेते हैं। आप केरला स्टोरी की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें, कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया, दीदी जी, क्या उसमें कुछ भी गलत था? कुछ भी ऐसा था जिसको क्रिएट किया गया और जो फैक्चुअल नहीं था और जिसको देश में हिंसा भड़काने के लिए किया गया। आप बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे जो झूठ हो? हालाँकि जो कश्मीर में हुआ था 3 दशक पहले, वो उससे कहीं ज़्यादा था जो फ़िल्मों में दिखाया गया। सवाल यही है कि आप सच्चाई को क्यों नहीं देखने देना चाहते या सच्चाई को क्यों आगे बढ़ना नहीं देना चाहते? चाहे केरला स्टोरी की बात हो या कश्मीर फाइल्स की बात हो। जो कुछ भी हुआ है, जो हो चुका है, उस पे फ़िल्म बनी है और अगर आप उस फ़िल्म को रोक रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी राजनीति को खतरा है और आप अपनी सत्ता से इतना प्रेम करते हैं कि सच्चाई को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही वो लोग हैं जो आए दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं, फ्री प्रेस और लिबर्टी, क्रिएटिव लिबर्टी की बात करते हैं। जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी, तो यही लोग थे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबसे ज़्यादा दुहाई दे रहे थे। आप उस फ़िल्म के लिए जिसको हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रिज़ॉल्व कर दिया, जो मामला खत्म हो चुका एग्जैक्टली। और एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म को दिखाने के लिए आप क्रिएटिव लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप देश में स्क्रीनिंग हालाँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुई देश के अलग-अलग राज्यों में, आप उसके नाम पे कर रहे हैं। वो फ़िल्म जिसको सीबीएफसी ने हर एक वो पैमाने पे पास होकर फ़िल्म बनी है,
और सच्चाई पे आधारित है, इस देश की फ़िल्म है, इस देश की जनता के लिए है, इस देश के भले के लिए है और अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर से महिलाओं के। आप उस फ़िल्म को सामाजिक सौहार्द के नाम पर बिगाड़ने देना नहीं चाहते, आगे बढ़ने देना नहीं चाहते और लॉजिक और रीज़न क्या होता है कि देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। आप बताइए कि जो केरला स्टोरी फ़िल्म है, उससे किस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? वो किसी समुदाय विशेष को टारगेट तो नहीं कर रही है। वो एक सच्चाई पे बनी हुई फ़िल्म है जो आईएसआई के जो आतंकवाद का पैटर्न है, उस पे बात करती है और अगर आप उस फ़िल्म के साथ या आप आईएसआई के साथ देश के मुसलमानों को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो राजनेता है या इस तरह की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा वो हक तलफ़ी और नाइंसाफ़ी करती हैं और मुझे एक भारतीय मुसलमान होने के नाते इस तरह की राजनीतिक पार्टियों के साथ सख्त ऐतराज़ है क्योंकि भारत के मुसलमानों का आईएसआई से या इस तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना-देना नहीं है, ना इस तरह की सोच से और ना ही इस तरह के किसी भी कारनामे से। तो ये लोग इस तरह से सॉफ्ट रवैया अख्तियार करके मुसलमानों को बेचारा बनाकर अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करना चाहते हैं और ये उनके दिमाग में डाला जाता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। और मुसलमान को तो वो पहले ही लगता है क्योंकि इतने सालों से जब से भारत का विभाजन हुआ तब से उनको यही बताया जा रहा है ना कि आप खतरे में, आप खतरे में। लगातार मुसलमान को खतरे में दिखाकर, उनको ये बताकर वो अपनी राजनीति, अपनी सीट पक्की रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारत का मुसलमान काफ़ी हद तक बदला है और पिछले कुछ लगभग 1 दशक में काफ़ी कुछ हमने पॉलिटिकल जो पैराडिग्म है उसमें हमने काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखा है। और इसी तरह इस तरह की जो राजनेता हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक इस तरह की राजनीति टिकने नहीं पाएगी क्योंकि जो डिजिटाइज़ आजकल सारी चीज़ें हैं, लोगों को सारी जानकारियाँ हैं, तो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक पॉज़िटिव चेंज हम देश में देखें। अंबर, अभी आपने खुद ही अपने मुस्लिम होने का ज़िक्र किया। मैंने बहुत डिस्कशंस देखे हैं फ़िल्म के इर्द-गिर्द। इस फ़िल्म से राजनीति डरी हुई है या मुसलमान डरा हुआ है? मैंने खुद ये बात कही कि इस फ़िल्म से मुसलमान नहीं डरा हुआ है, इस फ़िल्म से डरे हुए हैं ममता बनर्जी और कांग्रेस जैसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो खुद डरे हुए हैं। आप बताइए कौन से मुसलमान ओवैसी जी बाहर निकले, ममता जी बाहर निकली और कांग्रेस बाहर निकली। कौन से मुसलमान ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि आप केरला फ़िल्म फाइल्स को या केरला स्टोरी को बंद कर दीजिए या आईएसआई के साथ हमें इनफैक्ट मैं तो एक मुसलमान होने के नाते ये कहती हूँ कि आप हमारा नाम आईएसआई के साथ जोड़ते हैं, तो उससे हमें ऐतराज़ है। आप फ़िल्म बनाइए आतंकवाद के पैटर्न पे क्या कोई भी मुसलमान आप ग्लोबली बात कर लीजिए, जो आईएसआई कर रहा है उसको डिनाई कर सकता है या इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद है, जो कि पॉलिटिकल इस्लाम जिसको कहा जाता है या जो भी इस्लामिस्ट हैं उनको कहा जाए जो कर रहे हैं, क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है या उसके समर्थन में आकर खड़ा हुआ कोई? नहीं। जो लोग कर रहे हैं या जिनको वर्गलाया जा रहा है, उसके लिए मुझे लगता है सरकार को बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि केरला की स्पेशली बात की जाए कि एक ऐसी वल्नरेबल स्टेट बन गया है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और इसके पीछे की काफ़ी बड़ी वजहें हैं और एक एजेंसीज़ के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेज़ होते हैं और वो बहुत एक्टिव होती हैं, जो हमें लगता है, वो हमसे कहीं आगे होती हैं और उनका काम करने का तरीका अलग होता है क्योंकि देश में शांति को बनाए रखना और किस तरह से अपने देश के लोगों को बहुत बड़े खतरे से दूर रखना, उनकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम यहाँ पर बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ भी बयान दे सकते हैं, बड़े-बड़े सवाल वो दाग सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है और यही वजह है कि मुसलमान तो डरा हुआ नहीं है, ना ही मुसलमान को कोई खतरा है। खतरा इन लोगों को अपनी सीट जाने का है, जो कि मुसलमान को बार-बार यही कहते हैं कि भई मुसलमान डरा हुआ। मुसलमान को खुद नहीं पता होता कि वो डरा हुआ है। आपको कहीं से देख के लग रहा है कि मैं डरी हुई, मैं तो बिल्कुल नहीं डरी हुई। मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। तो भारत का जो मुसलमान है वो बहुत आज़ाद है, बहुत खुश है। पता नहीं क्यों ये लोग बार-बार डरा के उनको पीछे ही रखना चाहते हैं और यही करते आए हैं कि इतने समय से हम 76वें वर्ष में चल रहे हैं। तब से ये मुसलमानों को सिर्फ़ उनको प्यार, मोहब्बत और उनको अपीज़मेंट के नाम पर भिक्षा दे के पीछे रखा है। आज उनको शिक्षा देकर मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा दुःख है।
आपने अभी कहा कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं रिजवान अहमद से बात कर रही थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उन्होंने कहा जी, कि आप एक प्रोग्रेसिव आवाज़ हैं। रिजवान अहमद खुद काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। उन्होंने जी। कहा था कि कई बार डिनायल में ही सुकून होता है। क्या ऐसे सेगमेंट्स हैं मुस्लिम्स में, जिन्हें लगता है कि अगर इस पर आँखें मूंद ली जाएँ, तो बेहतर होगा, वो जो शुतुरमुर्ग की अप्रोच होती है, वो अडॉप्ट करना ज़्यादा बेहतर है। अदिति जी, हम अगर भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी बात करें, तो पिछले 1 दशक में काफ़ी बड़ा हम बदलाव होते देख रहे हैं और जो भी ये फ़ेज़ है, ट्रांज़िशन फ़ेज़ में भारत है। और मुसलमान क्योंकि वो एक आपको पता है कि एक मुसलमान कहीं न कहीं गेटोइज़्म में और जुड़कर एक कहीं ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं आए हैं। लेकिन अब मुसलमान को साफ काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनको अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस भी समझ में आ रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है वो सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है या उनको लगता है कि अरे! हम क्यों इन सारी चीज़ों में पड़े, हमारा क्या लेना-देना है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कहते हैं कि कोई एक निकलता है तो उससे साथ में लोग आगे-आगे जुड़ते हैं। जब हम 2015-16 की बात करते हैं दीदी जी, जब इस तरह के मुद्दों पर हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी, उस वक़्त कितने लोग आप को याद है कितने लोग होते थे इन तरह की बातें करने के लिए। लेकिन आज कितने सारे लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो हर तरह के खतरा मोल लेकर सच्चाई की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। तो ये जिस तरह से बदलाव हम होते देख रहे हैं तो कहते हैं बूँद-बूँद से सागर बनता है और वो सागर बड़ा होता जा रहा है और एक दिन सबको ये समझ में आएगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है और वो लोग जो डराकर मुसलमानों को अपनी राजनीति मजबूत रखते आए थे, अब वो सारी चीज़ें ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है क्योंकि मुसलमान को समझ में आ रहा है कि उसको अपना अधिकार चाहिए। उनको अधिकारों से वंचित रखकर लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी राजनीति की और मुसलमानों की स्थिति एकदम उनको यू टर्न की तरफ उनकी स्थिति गई है। अगर आप आज़ादी से लेकर बात करें, तो अगर मुसलमानों की आप किसी भी एस्पेक्ट में बात कर लीजिए, स्थिति बद से बदतर हुई है। रिपोर्ट्स बनी, कमीशन्स बनी, लेकिन उन पर पॉलिटिकल पार्टियों ने काम नहीं किया। तो मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि उनको किस तरह से छला पॉलिटिकल पार्टियों ने और कौन-सी पार्टी उनके भले के लिए काम कर रही है और वो अब फ़र्क उनको समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब जिस तरह से आजकल हम बदलाव होते देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी हद तक अपने अधिकारों की जानकारी हो गई है। तो अब हम इसी हुँ। तरह से आगे और भी हम ज़्यादा इसमें बदलाव होते हुए देखेंगे। अंबर, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया छल, मुसलमानों के साथ छल। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2019 में उन्हें चुना गया था, उन्होंने कहा था छल में छेद किया। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जैसी वॉइसेस रहेंगी, जो राजनीतिक छल में लगातार छेद करती रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन किया मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।